हेलो फ्रेंड्स, मीटअप स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासेस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को गुजरात में स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उसने भारत के नए मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। उसने नए मार्ग की खोज की। उसने नए मार्ग की खोज की थी, ये नहीं कि उसने भारत की खोज की थी। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत आगमन पर पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा के आगमन के कारण ही भारत और पुर्तगाल के मध्य व्यापार संभव हुआ। इसी के कारण इस व्यापार का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। कहने का मतलब ये है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया। उसने जितने में काली मिर्च खरीदी थी, उससे 60 गुना पर ले जाके उसने अपने देश में व्यापार किया था, मतलब बेचा था उसको, तो उसको 60% का फ़ायदा हुआ था। इसी के कारण अन्य व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। अब 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। वास्को डी गामा के आने के बाद 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आए। इसने व्यापारिक हितों एवं हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो 1505 में भारत आया था, उसने अरब और हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। जैसा कि आइए देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। पुर्तगाली शासक काल में हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगालियों के समुद्र शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाना ही ब्लू वाटर पॉलिसी थी। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा अपनी शक्ति को दर्शाना चाहता था अरब सागर और हिंद महासागर में, इसलिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी, जिससे कि उसका व्यापार पर प्रभुत्व बना रहे। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। मतलब 1509 में फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क पुर्तगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जिसने क्या किया कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया युद्ध के। अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को छीनकर उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसीलिए उसको क्या माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो दी कुन्हा, यह 1929 से 1938 तक गवर्नर जनरल रहा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में करवाया था। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था कि 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आए थे, लेकिन पुर्तगाली कंपनी का निर्माण किसने करवाया था? प्रथम दुर्ग का पुर्तगालियों के माध्यम से अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1503 में कोचीन में कराया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे। अब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले
पुर्तगाली 1498 में, जैसा कि आप जानते हैं, वास्को डी गामा। डच कंपनी 1595 में, अंग्रेजी 1600 में, डैनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। ये मतलब कि हमारी आज़ादी के 10-11 साल बाद ये वापस गए थे। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा आपसे कि निवास करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने 1503 में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह में सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त की थी। 1934 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त की थी। अनुमति प्राप्त करने के बाद पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जब इन्होंने 1534 में गियासुद्दीन महमूद से व्यापारिक कंपनी लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुगली नदी को जो कि बंगाल की खाड़ी में है, उसको क्या किया, लूटपाट का केंद्र बना लिया। इसीलिए 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया। जब इनका अत्याचार अधिक हुआ तो 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को क्या किया, नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इंग्लैंड में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक रूप से गठन किया गया था। मतलब महारानी एलिजाबेथ ने उनको 31 दिसंबर 1600 को अनुमति दी थी। इसी दौरान भारत का बादशाह अकबर था। इस दौरान जब 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की अनुमति दी थी, तब कौन था इस समय? भारत का बादशाह अकबर था, जो कि जैसा कि आप जानते हैं 1556 से 1605 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत के व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी एक कंपनी थी, लिवेंट कंपनी, जिसको क्या था, स्थलीय मार्ग से 1593 में स्थलीय मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि समुद्री रास्ते से भारत आई थी, लेकिन लिवेंट कंपनी को 1593, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1600 में अनुमति प्राप्त हुई है। इससे 7 साल पहले लिवेंट कंपनी को क्या थी, अनुमति प्राप्त हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।